नमस्कार स्टूडेंट्स। नमस्कार। आज अपन आपकी भर्ती परीक्षाओं की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान सरकार के बजट 2023-24 के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि बजट जो है वो वित्तीय वर्ष के लिए होता है। बजट किसके लिए होता है? वित्तीय वर्ष के लिए होता है। और वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ध्यान रखना। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए जो बजट पारित होता है, ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और देखो, अर्थव्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। एक होता है बजट, तो बजट होता है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। जैसे फरवरी मार्च में जो भी बजट रखा जाता है फरवरी महीने में, वो बजट अगले साल के लिए, मतलब फरवरी के बाद में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है। जैसे अभी इस वर्ष फरवरी 2023 में 10 फरवरी 2023 को राजस्थान का जो बजट रखा गया वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक लागू होगा। तो बजट जो होता है वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। और इसमें क्या होता है? आय और व्यय के अनुमानित विवरण। देखो, एक तरफ आय का विवरण होता है, दूसरी तरफ व्यय का विवरण होता है। और कैसा होता है? अनुमानित होता है, क्योंकि आने वाले वर्ष के बारे में सरकार के वे अनुमान होते हैं कि सरकार की विभिन्न मदों से क्या आय होगी और क्या खर्च होगा। तो देखो, बजट आगामी वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है और वो आगामी वित्तीय वर्ष होता है। और इसके अलावा बड़ी बात है कि इसमें क्या होता है? आय और व्यय का विवरण होता है, लेकिन वास्तविक विवरण नहीं होता आय और व्यय का। कैसा होता है? अनुमानित विवरण होता है। ठीक है। अब इस साल के राजस्थान के बजट के ऊपर आपसे जो महत्वपूर्ण बातें पूछी जा सकती हैं, 1 बाय 1 अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, बजट जो है वो हर साल वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। और अभी राजस्थान के वित्त मंत्री खुद अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो देखो, जैसे पहला सवाल तो ये बनता है कि राजस्थान के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। इसलिए राजस्थान का इस वर्ष का जो बजट रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया है? अशोक गहलोत के द्वारा ही रखा गया है। ठीक है। तो ये दूसरा, ये बजट इस वर्ष किस तिथि को पारित हुआ? तो 10 फरवरी 2023 को पारित हुआ। 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया, पारित नहीं, प्रस्तुत किया गया। और किस वर्ष के लिए? 2023-24 के लिए। मतलब ये जो आंकड़ा या अनुमान रखा गया है ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 तक के लिए रखा गया है। फिर देखो, अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री रहते हुए, ये अशोक गहलोत का अब तक का कौन सा बजट था? 10वां बजट था। ठीक है। फिर देखिए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक का सबसे बड़ा बजट भाषण 2023-24 का है। 2023-24 का भाषण जो है वो अब तक का सबसे बड़ा भाषण है राजस्थान के इतिहास का। ठीक है। दूसरा देखो, इस बजट की थीम क्या थी? देखो, बचत, राहत और बढ़त। राजस्थान सरकार के बजट 2023-24 के बजट की थीम क्या थी? बचत, राहत और बढ़त। ये ऑप्शन आपसे सीधा पूछा जा सकता है, बचत, राहत और बढ़त। ठीक है। फिर देखिए, राजकोषीय संकेतकों में आपसे ये पूछा जाए कि ये बजट जो है, तो इस बजट में जो है, ये देखो घाटा शब्द। देखो, बजट 2 प्रकार के होते हैं, घाटे का, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का, और अतिरेक का या बचत का बजट। तो इस साल का जो बजट है वो कैसा है? घाटे का बजट है। देखो, आजकल लोकतांत्रिक सरकारें विकास के लिए ज्यादातर बजट जो है वो घाटे के रखती हैं। तो इस साल बजट में जो राजस्व घाटा दिखाया गया वो 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए का दिखाया गया है। तो लगभग 25,000 के आसपास है। 25,000 लाख से थोड़ा सा कम है। देखो, 25,000 करोड़ से थोड़ा सा कम है, 25,000 से थोड़ा सा कम है, मतलब 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए है। तो इसको कुल मिलाकर अपन 24,896 करोड़ भी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। तो ये राजस्व घाटे की राशि है। हालांकि चांस बहुत कम है, फिर भी एक बात आप ध्यान रखेंगे, 25,000 करोड़ से थोड़ा सा कम ये घाटा है। 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए का घाटा, राजस्व घाटा जो है वो इस बजट में शो किया गया है। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ ये मैंने आपको बताया राजस्व घाटा। आपको कंफ्यूज कहाँ होता है सवाल में? आपसे राजस्व घाटा पूछा है या राजकोषीय घाटा पूछा है, इन दोनों में फर्क है। तो देखो, राजस्व घाटा जो है 25,000 करोड़ के आसपास है, और राजकोषीय घाटा है वो लगभग 63,000 करोड़ के आसपास है, 62,771 करोड़ 92 लाख। जो अब यहाँ आपसे इंपॉर्टेंट ये है,
राजकोषीय घाटे का परसेंटेज लगभग 4%, मतलब 3.98% राजकोषीय। जीडीपी का कितना घाटा है राजकोषीय घाटा, ये सवाल इंपॉर्टेंट। राजकोष का कितना % घाटा है? 3.98% जो है वो जीडीपी का घाटा है। किसमें? राजकोषीय में। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का, सवाल की भाषा, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.98% है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जीडीपी का 3.98% राजकोषीय घाटा रहा है। ये सवाल पूछ सकते हैं। फिर देखिए, इस बजट में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की गई है। तो महंगाई जो बढ़ी है, इसमें गरीबों को राहत देने के लिए 19,000 करोड़ का पैकेज रखा गया, लगभग 19,000 करोड़ का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, थोड़ा सा एक बार आप ध्यान देके इसको छोड़ सकते हैं। फिर देखिए, लगभग 1,000 करोड़ ये NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में जो परिवार आते हैं उनको निःशुल्क पैकेज दिए जाते हैं। उन परिवारों को क्या दिए जाते हैं? निःशुल्क पैकेज दिए जाते हैं। तो इस साल के बजट में ये किया गया है कि निःशुल्क पैकेज तो है ही, जो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के कवरेज में जो परिवार आते हैं उनको निःशुल्क राशन तो है ही। देखो, निःशुल्क राशन के साथ अलग क्या दिया गया है? तो देखो, प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे। यह पैकिंग करके मटेरियल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। तो ध्यान रखना, जो पहले से है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो पहले से फैसिलिटी है वो तो है ही। इनके साथ सरकार हर महीने इस अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को क्या देगी? एक पैकेज देगी, पैकेट देगी। इस पैकेट में क्या क्या होगा ध्यान रखना। तो देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इसमें 1-1 किलो दाल होगी। हर पैकेट में 1 किलो दाल होगी, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक होगा। ध्यान देना, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और 1 किलो खाद्य तेल, मतलब एडिबल ऑयल जो है वो अपन भोजन पकाते हैं, तथा मसाले उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो देखो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट में या मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। फिर देखिए, बीपीएल तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में। अब देखो, इस बार के बजट में एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में, अभी जैसे आपको पता है कि 1100 रुपये के आसपास एलपीजी सिलेंडर की कॉस्ट चल रही है। रसोई गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो भी 1100 रुपये के आसपास चल रही है। किसी कंपनी में 1080 है, किसी में 1090 है, तो 1100 रुपये के आसपास है। लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल हैं, निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, बीपीएल लोग हैं, उनको सिलेंडर अब 1100 रुपये की बजाय या 1080, 1090, अलग अलग जैसे कंपनियों की अलग अलग रेट है, 5-10 रुपये का फर्क है। तो कितने रुपए में दिया जाएगा? सभी कंपनियों से 500 रुपये का सिलेंडर दिलाया जाएगा। ठीक है, ये आगे वाली लाइन आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है कि ये एलपीजी गैस सिलेंडर में 500 रुपये में सिलेंडर किसको दिया जाएगा? एलपीजी गैस का उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल बीपीएल या निम्न वर्ग के लोग हैं, बाकी सभी को नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो जो पीएम उज्ज्वला योजना के कवरेज में आते हैं उनको ये दिया जाएगा। फिर देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली। तो जिन लोगों के घरेलू कनेक्शन में 100 यूनिट तक ही बिजली की खपत है, उन लोगों को बिजली जो है पूर्णतया फ्री दी जाएगी। तो 100 यूनिट तक की बिजली वो फ्री है। फिर देखो, युवा विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में क्या है? तो देखो, सभी भर्तियों, देखो राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार ये रजिस्ट्रेशन फीस, तो देखो एक बार जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें एक बार रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी। उसके बाद में सभी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन जो है वो निःशुल्क पोर्टल से सबमिट होंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन के टाइम जो शुल्क लग गया, उसके बाद आप कितनी भर्ती परीक्षाओं में फॉर्म अप्लाई करें, उन सब के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या है? शून्य होगी। तो ये भी इस बजट का आकर्षण है। फिर देखिए, जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, अब यहाँ देखिए, पहली बात तो विवेकानंद यूथ हॉस्टल कहाँ स्थापित किए जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। विवेकानंद यूथ
हॉस्टल्स कहाँ स्थापित किए जाएंगे? खाली जिला मुख्यालयों पर स्थापित किए जाएंगे। जैसे ब्लॉक दे दिया, राजधानी दे दिया, संभाग दे दिया, तो जिला मुख्यालयों पर। दूसरा, इन हॉस्टल्स में कौन रहेंगे? वो लड़के रहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस बजट के तहत कौन से हॉस्टल खोले जाएंगे? विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। फिर देखिए, समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल है जिला स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर क्या है? सावित्रीबाई फूले वाचनालय नए डिजिटल स्थापित किए जाएंगे। तो देखो, डिजिटल का मतलब है कि ऑनलाइन लाइब्रेरी वगैरह हैं या वाचनालय जो है वो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। और ये वाचनालय किस नाम से? सावित्रीबाई फूले वाचनालय से। तो देखो, इनमें कंफ्यूज हो सकता है, ऑप्शन में कई बार सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले दोनों दे देते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर जो डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे, वो महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के नाम पर स्थापित की जाएंगी। और किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। यह भी ध्यान रखना, ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं, इनमें से एक प्रश्न में हो सकता है, एक सही ऑप्शन में हो सकती है एक चीज। फिर देखो, अल्प आय वर्ग को स्वरोजगार के लिए, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सटीक चीज है। देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का जो उद्घोषणा है वो बजट 2023-24 में की गई है। किस योजना की? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस योजना का उद्देश्य है स्वरोजगार। स्वरोजगार किसको? जिनकी अल्प आय है, बहुत ही कम आय है। तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में बहुत कम आय वाले लोगों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था है। और ये सहायता कैसे दिया जाएगी? तो देखो, इस योजना के तहत राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी, और इस फंड से स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता स्टार्टअप्स का मतलब जो लोग नए सिरे से अपना उद्यम या बिजनेस शुरू करेंगे, या वर्तमान जो उद्योग है उनके लिए भी इस फंड से सहायता दी जाएगी। तो देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना स्वरोजगार से संबंधित है और निम्न आय वर्ग के लिए है। किन को सहायता दी जाएगी? स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए। इसके लिए कौन सा फंड स्थापित किया गया है? राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। अभी किया नहीं किया? देखो, एक बात ध्यान रखना, इस बजट में जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये अगले साल स्थापित करने की घोषणा है। तो धीरे धीरे नेक्स्ट वित्तीय सेशन में इन घोषणाओं की क्या की जाएगी? पूर्ति की जाएगी। तो इस बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित है। तो धीरे धीरे इस बजट के तहत इन व्यवस्थाओं को शुरू किया जाएगा। तो इस बजट के डॉक्यूमेंट में सिर्फ घोषणाएं हैं, अभी इनमें से किसी की स्थापना नहीं हुई है। ये बात आप ध्यान में रखें। बजट की डायरी में जितनी भी चीजें हैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होती हैं। फिर देखिए, यहाँ जोधपुर, कोटा और उदयपुर में प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा। तो बस सीधा आपको ये शब्द रखना है, इस बजट में टोटल कितने प्लेनेटेरियम स्थापित किए जाएंगे? 3 प्लेनेटेरियम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अब देखो, सवाल की मोस्ट कॉमन लैंग्वेज क्या हो सकती है? जैसे 3 ऑप्शन में ये दे दिया, ए में जोधपुर दे दिया, बी में कोटा दे दिया, सी में उदयपुर दे दिया और डी में जयपुर दे दिया। और आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? निम्न में से, ये ABCD हो गए, निम्न में से इस बजट में कौन से स्थान के लिए प्लेनेटेरियम की घोषणा नहीं की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर, कोटा और उदयपुर में इसकी घोषणा की गई है। फिर अगला सवाल देखो, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी इस बजट में डिक्लेयर की गई है। तो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 जो है वो अभी बनाई जाएगी, बनाई नहीं गई है। तो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बजट 2023-24 में घोषित की गई है। तो इस पॉलिसी को अगले वित्तीय वर्ष में बना लिया जाएगा। फिर देखो, यहाँ ये देखना, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में भी ध्यान में रखना, क्या लिखते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जैव प्रौद्योगिकी, और इंस्टीट्यूशन संस्थान हो गया। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस नाम से की जाएगी? APJ अब्दुल कलाम। तो इसका पूरा नाम होगा APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये इस बजट में बनाने की घोषणा की गई है। तो इसकी स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है या कहाँ की जाएगी? देखो, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को स्थापित करने की घोषणा जयपुर के लिए की गई है। कहाँ के लिए की गई है? जयपुर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो देखो एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर होगा जयपुर में। किस बजट से? 2023-24 की बजट में घोषणा की गई है। अगला सवाल देखिए, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जानी प्रस्तावित है? राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में बनाई जाएगी, इसकी घोषणा भी इसी बजट में की गई है। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। अभी हुई नहीं है, इस बजट में इसकी घोषणा की गई है। फिर देखिए ये माइनिंग यूनिवर्सिटी, तो देखो माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में स्थापित की जाएगी, लेकिन कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा इनमें से कहाँ स्थापित किया जाएगा ये स्थान इसका निश्चित नहीं हुआ है। तो माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना किस संभाग के लिए की गई है इस बजट में? तो इसका उत्तर होगा कोटा संभाग के लिए की गई है। फिर देखो ये फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी का मतलब है कि कॉलेजों और स्कूलों में जो फैकल्टीज या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें इंप्रूवमेंट करने के लिए या उनका डेवलपमेंट करने के लिए जो है एकेडमी कहाँ स्थापित की जानी प्रस्तावित है? जयपुर में। तो जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी और यहाँ इंस्टीट्यूशंस की जो फैकल्टी है उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए तो यहाँ ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ के लिए प्रस्तावित है? जयपुर के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, ये देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ, तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक आईआईटी को, तो आईआईटी जो है, सॉरी आईटीआई, क्या है? आईटीआई। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पूरे जिले में जितनी आईटीआई है उनमें से एक आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला देखो क्या है, कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं में बालिकाओं को 30,000 स्कूटी। तो देखो आप कई बार ये हो गया, जैसे बालिकाओं को स्कूटी दी जाती है किस योजना के तहत? तो इसमें सीधा सा आप लोगों का ज्यादातर उत्तर देवनारायण योजना आता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो गलती हो सकती है। हम सब जानते हैं कि देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाती है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि कालीबाई भील जो योजना है उसमें भी बालिकाओं को स्कूटी दी जाती है। तो अगले साल में 30,000 बालिकाओं को क्या है स्कूटी प्रदान करने का टारगेट है। तो ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी योजनाओं के तहत बालिकाओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण किया जाता है। तो पहले से देवनारायण और साथ में आपको दूसरी क्या ध्यान में रखनी है? कालीबाई। तो देखो कई बार किताबों में इस पे प्रश्न दिया हुआ मिल जाएगा आपको। तो देवनारायण योजना तो है ही है, देवनारायण योजना के साथ साथ में कालीबाई भील जो योजना है उसके तहत बालिकाओं को स्कूटी वितरित की जाती है। फिर देखो कॉलेज छात्राओं हेतु ट्रांसपोर्टेशन वाउचर स्कीम। देखो कॉलेज छात्राओं के लिए ये देखो ट्रांसपोर्ट वाउचर। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि कक्षा 12 तक की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर का मतलब है जो बच्चियां सरकारी स्कूल में या विद्यालय में पढ़ने जाती हैं और घर से ज्यादा दूरी है और उनको बस या ऑटो की आवश्यकता होती है, तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर का मतलब है कि उनको किराए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। वाउचर का मतलब होता है टोकन दिए जाएंगे कि उनके घर से विद्यालय में जाने के लिए अगर किसी बस वगैरह की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वाउचर। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर केवल किसको दिया जाता है? छात्राओं को दिया जाता है। पहले किसको दिया जाता था? खाली 12वीं कक्षा तक के लिए। इस बजट में किसके लिए? कॉलेज छात्राओं को भी। तो 12वीं तक के लिए तो पहले ही था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी सरकार जो है सरकारी संस्थानों में पढ़ने के लिए बालिकाओं को सभी स्तरों पर, स्कूल कॉलेज सभी स्तरों पर ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रदान करती है। तो ध्यान रखना 12वीं तक की बच्चियों को पहले था और इस बजट से कौन सी छात्राओं को? इस बजट से केवल कॉलेज छात्राओं को जो है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू की जाएगी। ठीक है, फिर देखो छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा। देखो यहाँ इससे पहले कक्षा 1 से 12 तक सीनियर सेकेंडरी तक जो निःशुल्क शिक्षा थी वो केवल बालिकाओं के लिए थी। किसके लिए थी? खाली गर्ल्स के लिए थी। और अब इस बजट में 12वीं तक की शिक्षा को किसके लिए? बालकों के लिए भी निःशुल्क कर दिया है। तो सीधा सवाल है किस बजट से बालिकाओं के साथ साथ 12वीं तक की शिक्षा को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत किसकी बजट से शुरू किया गया? तो आप इसका उत्तर देंगे बजट 2023-24। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं बजट 2023-24 से जो 1 अप्रैल से लेकर शुरू हुआ है और अगले 31 मार्च 2024 तक ये लागू होगा ये बजट। फिर देखिए अगला देखो 10वीं कक्षा के 10,000 विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम RTSE स्कॉलरशिप। तो देखो 10वीं
कक्षा के 10,000 विद्यार्थियों की तो राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा। जैसे ये आईआईटी मेडिकल वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो बच्चों का जो टैलेंट सर्च करते हैं और उसके हिसाब से बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं, उनके घर तक चले जाते हैं। और ठीक सरकार की भी इस बजट से ये स्कीम बजट 2023-24 से किसे शुरू किया जाएगा? 10वीं कक्षा के 10,000 विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम RTSE का आयोजन किया जाएगा। देखो अभी तक इस प्रकार की जो परीक्षा है वो राज्य सरकार की ओर से नहीं करवाई गई है। तो पहली बार देखो RTSE या राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम जो है वो किस बजट में प्रस्तावित है? 2023-24 के बजट में प्रस्तावित है। 10वीं तक पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चों की जो है वो इससे जांच की जाएगी या उनको ढूंढा जाएगा। फिर देखिए राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म। देखो 8वीं तक के तो ध्यान रखना है फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्कूल किट है, स्कूल ड्रेस किट है वो 8वीं की कक्षा तक के लिए। और किसको? राजकीय विद्यालयों कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब इसमें लड़के और लड़की दोनों को दिया जाएगा। और इसमें बच्चों को कपड़ा दिया जाएगा और 200 रुपये उनको सिलाई का दिया जाएगा। और साल के लिए कितनी ड्रेस? 2 ड्रेस होंगे। तो देखो राजकीय विद्यालयों के खाली सरकारी स्कूलों के लिए है, सरकारी स्कूलों के, और केवल कौन सी तक? 8वीं तक के, लड़के और लड़की दोनों है। क्या है? निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म। तो इसमें मैं आपको बता दूं आगे अपन कई लेटेस्ट चीजें पढ़ेंगे। राज्य सरकार ने कपड़ा और प्लस इसमें 200 रुपये सिलाई के देने की बात या घोषणा जो है वो की है। फिर देखिए ये इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है अभी, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल जो चल रहे हैं, इस संबंध में देखो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000। तो देखो 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल किस में खोले जाएंगे? शहरी क्षेत्रों में। और 1000 इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल किस में खोले जाएंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखो 1,000 का मतलब है कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो बजट सेशन है, वित्तीय वर्ष है, इसमें कितने? 2000 इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे, जिनमें से 1000 जो है वो कहाँ खोले जाएंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में। और 1000 इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे शहरी क्षेत्रों में। ये ध्यान रखना, शहरी और ग्रामीण। तो शहरी क्षेत्रों में कितने प्रस्तावित है? 1000। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं? 1000। और इस बजट में टोटल कितने महात्मा गांधी स्कूल प्रस्तावित है इंग्लिश मीडियम? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2000। और ग्रामीण और या शहरी शब्द रख दिया तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ये बात ध्यान रखना। तो देखो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ठीक है। और ये इसी बजट से है, बजट इसी बजट से इसको शुरू करवाया गया। तो आपको पता होगा कि देखो ये ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। फिर देखो प्रत्येक संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल। तो सलीम दुरानी के नाम से प्रत्येक संभाग में एक आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा, मतलब हॉस्टल और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी उसमें होंगी। ठीक है। तो किसके नाम से? सलीम दुरानी के नाम से। कहाँ? प्रत्येक संभाग में। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एक बात मैं आपको और बता दूं कि करंट अफेयर में आपको खाली समझना है, रटना नहीं है। और इनसे मिलते जुलते दूसरे करंट अफेयर में यदि कोई बात आती है तो उसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे। बाकी चीजें आपके सामने उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में होंगी, तो ऑप्शन में देखते ही आप समझ जाओगे। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि स्पोर्ट स्कूल जो आवासीय स्पोर्ट स्कूल है वो किस नाम से? सलीम दुरानी के नाम से। कहाँ खोले जाएंगे? संभाग स्तर पर खोले जाएंगे, जिला और ब्लॉक स्तर पर नहीं खोले जाएंगे। फिर इस बजट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ के लिए घोषित किया गया है? तो भरतपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ के लिए? भरतपुर के लिए। फिर देखो फुटबॉल अकेडमी। ये देखो फुटबॉल अकेडमी इस बजट में 2 घोषित है। एक तो सीकर के कोलिडा ग्राम में, सीकर के कोलिडा ग्राम में, और एक बांसवाड़ा शहर में। तो देखो फुटबॉल अकेडमी 2 जगह स्थापित की जाएगी, एक तो कोलिडा में और दूसरा कहाँ की जाएगी? बांसवाड़ा में की जाएगी। कोलिडा सीकर में पड़ता है। तो इस बजट में कितनी फुटबॉल अकेडमी डिक्लेयर की गई है? 2 फुटबॉल अकेडमी डिक्लेयर की गई है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए साइकिलिंग अकेडमी। साइकिलिंग अकेडमी कहाँ के लिए घोषित है? बीकानेर के लिए। तो साइकिलिंग अकेडमी जो कहाँ बनेगी? बीकानेर में। फिर कुश्ती अकेडमी कहाँ बनेगी? कुश्ती अकेडमी भीलवाड़ा में बनेगी। कुश्ती अकेडमी कहाँ बनेगी? भीलवाड़ा में। थोड़ा सा आइडिया लेके आप इसमें चलेंगे। फिर एक है एथलेटिक्स अकादमी। तो एथलेटिक्स अकादमी राजगढ़ में बनेगी। राजगढ़ कहाँ पड़ता है? चूरू डिस्ट्रिक्ट में। तो एथलेटिक्स अकादमी जो है वो कहाँ बनेगी?
एथलेटिक अकेडमी जो है वो राजगढ़ में बनेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में बास्केटबॉल अकेडमी कितनी है? 2। देखो अभी मैंने आपको 2 क्या बताई है, मैंने एक तो ये बताया है कि फुटबॉल अकेडमी 2 है सीकर और बांसवाड़ा में। फिर देखो बास्केटबॉल अकेडमी भी 2 है बाड़मेर और सीकर में। तो देखो बास्केटबॉल सीकर के साथ बाड़मेर में है, इस बजट में बास्केटबॉल अकेडमी सीकर के साथ बाड़मेर में है। और इसके अलावा जो मैंने फुटबॉल अकेडमी जो है वो सीकर के साथ किस में है? बांसवाड़ा में। फुटबॉल अकेडमी सीकर के साथ किस में? बांसवाड़ा में। इसका मतलब है कि सीकर में इस बार फुटबॉल अकेडमी भी बननी है, तो फुटबॉल अकेडमी सीकर के कोलिडा में बनेगी और बास्केटबॉल अकेडमी जो है वो सीकर शहर में बनेगी। फिर देखो यहाँ सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, इस बजट में 4 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक घोषित किए गए, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, कृत्रिम ट्रैक बनाए जाएंगे इसमें एथलेटिक्स के लिए, धावकों वगैरह के लिए। ठीक है, फिर राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। देखो राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम या राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा परिवर्तन कार्यक्रम, युवा परिवर्तन कार्यक्रम, इसमें क्या है? देखो जिला एवं राज्य, तो इसमें 1000 युवाओं को एक्सपोजर वीजी बनाया जाएगा। तो ये आप छोड़ सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन की सिचुएशन कमी बनती है इसमें। फिर अगला देखिए सीकर एवं राज्य स्तरीय युवा, देखो जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका स्थान अभी डिसाइड नहीं किया गया है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए आपको क्या क्या देखना है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पहली चीज आप ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपके पास गाइड थोड़ी पुरानी है तो आपसे गलती हो सकती है। देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख। तो चिरंजीवी योजना में, शॉर्ट में चिरंजीवी योजना में बीमा राशि पहले कितनी थी? 10,000 रुपए थी, अब बीमा राशि कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए। चिरंजीवी बीमा योजना में परिवार का बीमा पहले 10 लाख तक होता था, अब कितना कर दिया? 25 लाख तक। तो ध्यान रखना, ये किसकी बात करें अपन? बीमा राशि पहले कितनी थी? 10 लाख, अब कितनी कर दी है? 25 लाख। तो देखो बीमा और दुर्घटना बीमा में फर्क है, बीमा और दुर्घटना बीमा में फर्क है। दुर्घटना बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पहले कितना था? 5 लाख, और अब कितना है? 10 लाख। तो देखो बीमा योजना तो 10 से 25 कर दी है चिरंजीवी योजना में, और बीमा दुर्घटना योजना है, बीमा दुर्घटना योजना इसमें 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 लाख कर दी है। ठीक है, तो देखो बीमा जो है वो 1.5 गुना कर दिया है, बढ़ा दिया है, 10 से 25 लाख कर दिया है। और दुर्घटना बीमा योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख रुपए था, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये तो आप देखेंगे इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, बीमा राशि 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। फिर देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसका पूरा नाम क्या? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन एवं इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेशन डिजीज। तो देखो यहाँ राजस्थान राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो जो स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय है, ठीक है, उस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। तो यहाँ देखो एक तो आफ्टर कोविड जो है कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेगा, और दूसरा इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। इसका मतलब रेस्पिरेटरी का मतलब है सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे संबंध में ये एक क्या बनेगा? इंस्टीट्यूट बनेगा, और ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला आप इसमें देखिए, देखो आजकल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, तो इस बजट में 3 जिलों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। कितने सेंटर, कितने स्थानों पर? टोटल 3 जिलों में। कितनी? जैसे आजकल मानसिक अवसाद बढ़ता जा रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्राइम की ओर रुख कर रहे हैं, तो ये सब उनमें साइकोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो इसमें देखिए आप सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बजट में 3 शहरों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर या काउंसलिंग सेंटर्स जो है स्थापित करने की बात की गई है। तो यहाँ देखो जयपुर,
जोधपुर और कोटा, और यहाँ चौथा ऑप्शन मैं आपको उदयपुर दे दूं, और आपसे ये पूछा जाए तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा यहाँ कोचिंग वाले बच्चे ज़्यादा हैं, उदयपुर में कोचिंग के बच्चे बहुत कम है। इससे भी आपको याद रह जाएगा। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना किस जिले में नहीं होगी? तो उदयपुर ऑप्शन है, तो उदयपुर में नहीं होगा। कि अभी स्थापित नहीं है इस बजट के तहत इन स्थानों पर जयपुर, जोधपुर और कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। एक सवाल ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज। तो देखो इस बजट में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर किए गए हैं? 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर किए गए हैं। ये 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ होंगे? प्रतापगढ़ में, जालोर में और राजसमंद में। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में। तो दे दिया कि इस बजट में कौन से जिले के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं की गई है, और उसमें मान लो दे दिया झुंझुनू, दे दिया प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद और झुंझुनू। तो किस में नहीं है? झुंझुनू में नहीं है। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है, जालोर में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है, और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आगे वाला। ये देखो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? गहलोत जी ने कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? अपने इलाके में जोधपुर में खोलने की घोषणा की है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी राजस्थान में मेडिकल के क्षेत्र में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जयपुर में है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय बोलते हैं उसको, जिसके तहत अपने मेडिकल कॉलेज वगैरह आते हैं। और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? जोधपुर में। इस बजट में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, फिर देखो यहाँ ये ध्यान में रखना है, ये सिकिल सेल एनीमिया डिजीज। तो देखो सिकिल सेल एनीमिया डिजीज जो है, ये अपनी जो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं होती हैं अपने ब्लड के अंदर, आरबीसी जो होती है लाल रक्त कणिकाएं, वो पिचक जाती है, और पिचकने से उनकी हीमोग्लोबिन जो है अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों तक क्या नहीं ले जा पाती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है। इस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज कहते हैं। तो देखो इस बीमारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में। सेल का मतलब होता है इकाई, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये स्थान जो है ना, ये कोशिका है सेल। तो देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज, ये आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, या ये कॉलेज का नाम नहीं दे तो भी आप शायद ध्यान में रखेंगे, उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में इसको स्थापित किया जाएगा। फिर देखो न्यूरो साइंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? न्यूरो का मतलब है ब्रेन और नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। तो ब्रेन, देखो मातृ विज्ञान संस्थान कोटा में। तो देखो मातृ विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कोटा में। और इसमें इस बजट में क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? न्यूरो साइंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, फिर देखो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम, ये चाकसू जयपुर में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? चाकसू जयपुर में। तो पंचक्रम एक्सीलेंस सेंटर, पंचक्रम एक्सीलेंस सेंटर चाकसू जयपुर, पंचक्रम एक्सीलेंस सेंटर चाकसू जयपुर, याद रखना है। पंचक्रम एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? चाकसू जयपुर में स्थापित किया जाएगा। फिर देखो अगला, देखो नाथद्वारा राजसमंद में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। नाथद्वारा में क्या है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन तीनों का एकीकृत का मतलब है इंटीग्रेटेड। इस संस्थान में या इस कॉलेज में ये तीनों चीजें एक साथ पढ़ाई जाएंगी। तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को एक साथ या एकीकृत करके कहाँ पढ़ाया जाएगा? राजसमंद। कहाँ पड़ता है? राजसमंद के कौन से इलाके में स्थापित किया जाएगा? नाथद्वारा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना। देखो महात्मा गांधी के नाम से मिनिमम, न्यूनतम गारंटी इनकम योजना, तो न्यूनतम इनकम की गारंटी देने वाली योजना। देखो कम से कम आय की गारंटी देने वाली योजना जो है वो इस बजट में प्रस्तावित की जाएगी, बजट के तहत शुरू किया जाएगी। तो अगली परीक्षाओं के लिए, जैसे 2 महीने बाद में कोई परीक्षा आती है और उसमें तब तक इस योजना का यदि शुभारंभ कर दिया जाता है तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया गया। महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना, न्यूनतम आय इनकम को क्या कहते हैं? आय। तो महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना का न्यूनतम आय की जो है गारंटी दी जाएगी इस योजना में। जैसे अभी महात्मा गांधी के नाम से अपन ग्रामीण
रोजगार गारंटी योजना चला रहे हैं नरेगा के तहत, और इसके बाद में इस साल वो शुरू कर दिया गया, महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो इन दोनों में ही प्रत्येक परिवार के को 125 दिन का रोजगार, मतलब परिवार का मतलब एक व्यक्ति करो चाहे दो करो, परिवार के सभी सदस्यों का टोटल जो है वो न्यूनतम 125 दिन के रोजगार की गारंटी उसमें दी गई है। इसी हिसाब से अभी रोजगार की गारंटी है उन दोनों में, और इसी नाम से किसकी न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी इस योजना के तहत। एक मिनिमम आय जो होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। फिर देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, देखो महात्मा गांधी, ठीक है, देखो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ई का एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी स्कीम, ये तो है योजना। देखिए यहां ध्यान रखना, गलती होने वाली बात क्या है, देखो मनरेगा, अगर इस एस की जगह ए कर दें तब तो एक्ट हो जाएगा। अपन गलत बोलते हैं इस बात को, आप ध्यान रखेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं है, ए का मतलब एक है, कानून है, तो मनरेगा एक कानून है, और MNRG ए की जगह अपन एस कर दें तो वो योजना हो जाएगी। तो देखो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये देखो महात्मा, एम का महात्मा, एन का नेशनल, आर का मतलब रूरल ग्रामीण, ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट, जी का मतलब गारंटी, और एस का मतलब स्कीम, ठीक है। या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अगर इस एस की जगह ए कर दें तो क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। तो मनरेगा तो कानून है, ध्यान रखना, और मनरेगा में ए की जगह एस कर दें तो क्या हो जाएगी, योजना हो जाएगी। तो मनरेगा वो कानून है जिसके तहत रोजगार की गारंटी दी जाती है, और इस कानून के तहत पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी दी जाती थी 100 दिन की, उसको बढ़ाकर फिर 125 दिन किया गया। और इस बार इंदिरा गांधी शहरी, देखो अब ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए यहां महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम, आय से संबंधित, न्यूनतम आय से संबंधित योजना अभी शुरू नहीं की गई है। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि किस बजट में इसकी घोषणा की गई है, 2023-24 के बजट में घोषणा की गई है। फिर गांव में रोजगार की गारंटी 125 दिन की दी गई है, वो योजना किसके नाम से है, महात्मा गांधी के नाम से है। और अब शहरों में, ये देखिए शहरों में रोजगार की 125 दिन की प्रत्येक परिवार को गारंटी दी गई है, उस योजना को किसके नाम से लिया गया है, इंदिरा गांधी। तो शहरों में रोजगार गारंटी योजना 125 दिन तक प्रत्येक परिवार को देने के लिए जो है उसको इंदिरा गांधी के नाम से, और गांव में रोजगार गारंटी योजना जो है 125 दिन की, उसको किसके नाम से, महात्मा गांधी से। और अभी देखो इसमें ऊपर वाले में ग्रामीण और शहरी शब्द नहीं है, इसका मतलब ग्रामीण और शहरी सभी परिवारों को एक न्यूनतम आय उपलब्ध करवाने के लिए जो योजना शुरू की जाएगी वो बजट 2023-24 में, ये ध्यान रखना, ये बजट 2023-24 में है। इन दोनों योजनाओं में अब जो कार्य दिवस हैं, प्रतिवर्ष कितने दिन का रोजगार प्रत्येक परिवार को, ये एक व्यक्ति का नहीं है, ये परिवार को है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो इन दोनों में 125 दिन का जो रोजगार है वो व्यक्ति को नहीं है, परिवार को है। चाहे परिवार का अकेला व्यक्ति 125 दिन पूरा करे, चाहे 2-3 व्यक्ति टुकड़ों में 125 दिन का रोजगार पूरा करें, तो ये परिवार को 125 दिन की रोजगारी गारंटी इसमें दी गई है, ठीक है। अब देखिए इस बजट का अगला और महत्वपूर्ण आकर्षण क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशनर। अब देखो आपको पुरानी योजनाओं में क्या मिलेगा, इससे क्या चेंज मिलेगा, जैसे विधवा पेंशन योजना है, या कोविड में अगर किसी के जो परिवार का आधार स्तंभ है वो मर गया है, या जो अनाथ बच्चे हैं उनको पेंशन दी जा रही है, वृद्धों को पेंशन दी जा रही है, तो आपको कहीं 500 रुपये, कहीं 750 रुपये, कहीं इतने मिलेंगे। तो अब देखो इस बजट 2023-24 के बाद में सारा झंझट देखिए, बजट 2023-24 के बाद में इसमें जो बदलाव किया गया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन, ये देखिए बहुत बड़ा बदलाव है। तो जिनको 500 मिलते थे उनको भी अब न्यूनतम 1000 मिलेंगे, जिनको 750 मिलते थे उनको भी अब क्या मिलेंगे, चाहे वो विकलांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्ध हो, सबके है सामाजिक सुरक्षा में वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। विधवा, अनाथ, वृद्ध सारे आ जाएंगे। तो जिनको 1000 से कम मिलते थे उन सबको अब न्यूनतम कितने, ये देखो न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और पहले क्या था, पिछले कई सालों से फिक्स थी राशि, लेकिन अब देखो हर साल 15% वृद्धि की जाएगी।
तो जैसे इस बार 1000 रुपये हैं किसी के, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम में किसी के 1000 रुपये हैं, तो अगली बार 1000 का 15% 150 है, तो ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे, 1150 हो जाएंगे। ऐसे इनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वार्षिक कितनी बढ़ती जाएगी, 15% बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ती जाएगी, सॉरी 225 रुपये होगी ये। 15% जो है 15% बढ़ेगी, तो 150 साल में 15% बढ़ेगी। ठीक है, तो कितनी की, 1000 की, तो 150 रुपये बढ़ेगी, तो 1150 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी 1000 है उसकी 1150 हो जाएगी, जिसकी 1500 है उसकी 175, इसमें 75 रुपये और जोड़ दो, तो कहने का मतलब 15% ग्रोथ हर साल हो जाएगी। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, केवल इतना ध्यान में रखना है कि 15% ग्रोथ हर साल होगी, और 1000 से कम किसी भी पेंशनर की योजना जो पेंशन जो है मासिक नहीं होगी इस बजट के बाद में। तो पहले से किसी योजना में 750, 800, 900 ऐसे अपन पढ़ रहे हैं, तो वो मिनिमम कितने हो जाएंगे, 1000। इनको आगे अलग अलग डेट से लागू किया जाएगा, वो आप नोटिफिकेशन के साथ देखेंगे। अभी एट प्रेजेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल यही सवाल आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला क्या है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ये शब्द पढ़ो, गिग वर्कर किसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का सवाल, गिग वर्कर किसको कहते हैं। तो देखो जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजन जैसी कंपनियों में संविदा पर ट्रांजैक्शन के आधार पर लगे कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहते हैं। जो स्विगी, जोमेटो वाले या ओला, उबर अपन बाइक, कार वगैरह किराए पे करते हैं, तो इनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको गिग वर्कर कहते हैं। पहली बात तो क्या कहते हैं, इनको गिग वर्कर्स कहते हैं। अब देखो यहाँ इस बजट में गिग वर्कर्स के लिए क्या किया गया, ये बात आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि गिग वर्कर कौन है। अब देखिए गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना, 2000 करोड़ रुपए का गिग वर्कर वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। मतलब इन लोगों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो इनकी सिक्योरिटी के लिए ये गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड, तो यहाँ या तो ये पूछ सकते हैं कितनी राशि का, 200 करोड़ रुपए का, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट फंड की स्थापना किस बजट में की गई है, 2023-24 में की गई है। गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड की स्थापना इस बजट में की गई है 2023-24 में, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला सवाल देखिए आप, ये यहाँ से देखो, इसमें निशान लगाना मैं भूल गया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। ये देखो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, श्रमिक का मतलब मजदूर हो गया और संबल का मतलब सहारा हो गया। ठीक है, तो देखो सहारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना क्या है इसमें, देखो श्रमिकों को सहारा दिया जाएगा। कहाँ, जो श्रमिक या मजदूर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया उसको 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन की सहायता इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण कस्बों सहायता दी जाएगी। ये इतना ही है, ये देखो। तो देखो ये ध्यान रखना है, अभी इसको लागू नहीं किया गया, जिस दिन लागू होगा उस दिन देखा जाएगा। अभी अपने पास अनाउंस है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना में क्या दिया जाएगा, जो मजदूर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको 7 दिन तक पर डे के हिसाब से 200 रुपये की सहायता दी जाएगी। चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना में हॉस्पिटलाइज्ड मजदूर को, जो मजदूर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसे प्रतिदिन 200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर अगला सवाल, ये सारे सवाल अपने आप में अलग है। अगला देखिए, इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार। देखो इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार। तो देखो इंदिरा रसोई योजना के तहत अभी जो 8 रुपये में खाना मिल रहा है, कितने रुपए में, 8 रुपये में खाना मिल रहा है, ये अभी तक केवल शहरी क्षेत्रों में दिया जाता था। और इस बार देखो क्या कर दिया है, इन इंदिरा रसोई योजनाओं को अब धीरे धीरे ये 8 रुपये में खाना जो कहाँ मिलेगा, गाँव में भी मिलेगा। इस बजट में बहुत जल्द ही इंदिरा रसोई योजना का फायदा जो है गाँव में भी पहुंचाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये इंदिरा रसोई योजनाओं की संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, 2000 इंदिरा रसोई योजनाएं काम करेंगी। अगला सवाल देखिए, एससी एवं एसटी विकास कोषों की राशि 1-1 करोड़ रुपए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हो। एससी और एसटी, फिर देखो ओबीसी हो सकता है जैसे सत्य असत्य में, तो एससी एसटी के लिए 1000 करोड़ का जो विकास कोष है वो। और देखो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस तथा अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि 200 रुपये। तो ये कोष बनाए जाएंगे।
तो SC/ST विकास कोष में कितना फंड रखा जाएगा? 1,000 करोड़। और OBC का अलग, MBC का अलग, EWS का अलग, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी का अलग। जो फंड बनाएगी सरकार इनके वेलफेयर के लिए, उसमें कितने कितने 200 करोड़ रुपए डालेगी, जबकि SC और ST वाले में 1000 करोड़ रुपए डालेगी। फिर अगला सवाल देखिए, ये पूरा हो गया है। वाल्मीकि कोष की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़। वाल्मीकि कोष जो है वो दलितों के लिए, उसके 1000 रुपए 100 करोड़ रुपए का फंड बना दिया है। फिर देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऊपर वाला आप रीड आउट करके छोड़ देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिव्यांग का मतलब विकलांग, तो इनके लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसको किसके नाम से? महात्मा गांधी के नाम से। तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। किस बजट में है? 2023-24 के बजट में है ये। मतलब ये बजट है तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए है। अभी इनमें से किसी का भी जो एस्टेब्लिशमेंट या लागू होना नहीं हुआ। फिर अगला देखिए, ये 17 लाख से अधिक आंगनबाड़ी बच्चों के लिए 2 सेट यूनिफॉर्म, 250 माँबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये आगे वाला छोड़ दो। तो देखो जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे सरकारी स्कूल में 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 2 ड्रेस का कपड़ा दिया जाएगा और प्रति ड्रेस के हिसाब से 200 रुपये सिलाई के दिए जाएंगे। इसी हिसाब से अभी राजस्थान में 17 लाख से ज्यादा बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए हैं। तो प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर जो बच्चे हैं उनको 2 सेट यूनिफॉर्म के या ड्रेस के दिए जाएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाला महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय वाला आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखो अगला ये सवाल देखिए, इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स। इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की स्थापना संभाग मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर। कहाँ की जाएगी? संभाग और जिला मुख्यालयों पर। यह भी इस बजट में घोषणा की गई, अभी स्थापित नहीं हुए हैं। इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की स्थापना सभी संभागों पर होगी और सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। ठीक है। यह भी बहुत बड़ा इस बजट में देखो, अब ये भी बड़े सेंटर बनेंगे। इस बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर पे बच्चों को रखा जाता है। आपको पता है डे केयर सेंटर पे किसको रखा जाता है? बच्चों को। किस नाम से? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना है। ये अभी योजना इन फ्यूचर लागू होनी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो जो महिलाएं काम करती हैं और उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को दिन में देखभाल के लिए ये सेंटर सरकार जो बनाएगी, वहाँ डे केयर सेंटर पे इन बच्चों को महिलाएं छोड़कर अपने कामकाज को दिन भर में निपटा सकती हैं और शाम को बच्चों को लेके आ जाएंगी। तो पहली बात तो डे केयर सेंटर महिलाओं के कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए है और किस नाम से? प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर के नाम से बनाए जाएंगे। अभी बनना शुरू नहीं हुए। वुमेन स्पेशल बस सर्विस, देखो वुमेन स्पेशल बस सर्विस प्रारंभ की जाएगी और अभी महिलाओं को सरकारी रोडवेजों में किराए में कितनी % छूट है? 30%। इस बजट के बाद में ये छूट कितनी कर दी है? 50% कर दी है। तो ध्यान रखना, वुमेन्स के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू होगी और रोडवेज की बसों में 30 की जगह 50% जो है किराए में छूट इस बजट में की गई है। फिर देखो मिड डे मील, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मिड डे मील, बच्चों को प्रतिदिन दूध दिया जाएगा, प्रतिदिन दूध दिया जाएगा बच्चों को प्रतिदिन। और ये दूध जो है वो पाउडर वाला होगा, आपको बता दूं मैं, मिल्क पाउडर से दूध बना हुआ होगा और ये प्रार्थना सभा में दिया जाएगा, प्रार्थना सभा में दिया जाएगा। और इसको समाज के लोग, अभिभावक, टीचर ये सब पहले टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद बच्चों को देंगे। तो मिड डे मील में बच्चों, पहले भी देखो बीच में दूध शुरू किया गया था लेकिन उसको सरकार ने बंद कर दिया था। इस बजट में दोबारा ये दूध बच्चों को देने की घोषणा की गई है। फिर देखो कोविड के दौरान यदि कोई बच्चा अनाथ हो गया है, कोरोना बीमारी से, अगर कोरोना बीमारी से किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई है तो ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी का अनाउंस इस बजट में किया गया है। सभी बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक है। फिर इस बजट में औद्योगिक विकास के संबंध में क्या सवाल आपको देखने हैं? तो देखिए प्रवासी राजस्थानियों के इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव ICR का आयोजन किया जाएगा। तो जो राजस्थानी विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए इंटरनेशनल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन ये आयोजन हो जाएगा तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इन फ्यूचर इसको छोड़ सकते हो आप। फिर
इस बजट में एयर कार्गो की स्थापना करने की घोषणा कहां की गई है? उदयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बजट में एयर कार्गो की स्थापना करने की घोषणा किस स्थान के लिए की गई है? उदयपुर के लिए। ठीक है, फिर देखो ये सवाल, इनलैंड कंटेनर डिपो, तो कितने भूमिगत बंदरगाह या इनलैंड कंटेनर डिपो इस बजट में घोषित किए गए हैं? तो देखो, एक तो बीकानेर में और एक पचबदरा, ये कहां पड़ता है? बाड़मेर में। तो टोटल कितने इनलैंड कंटेनर डिपो या भूमिगत बंदरगाहों की बात की गई इस बजट में? 2 की। तो इस बजट में कौन से स्थान पर, एक तो बीकानेर प्रॉपर शहर में और एक पचबदरा कहां पड़ता है? बाड़मेर में, 2 इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित करने की घोषणा की गई है। फिर देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए। तो आपको पता है ब्लू पोट्री जयपुर की विख्यात है, और ब्लू पोट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। तो देखो, इस बजट में ये घोषणा की गई है कि जयपुर में ब्लू पोट्री कला को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ब्लू पोट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जयपुर में की जाएगी। स्थान इंपॉर्टेंट है, इस बजट के अनुसार ब्लू पोट्री एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? जयपुर में की जाएगी, जयपुर में की जाएगी। फिर देखो, ग्रामीण हाट कहां लगाए जाएंगे इस बजट के तहत? तो एक तो अलवर में और एक पुष्कर में। पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में। तो कितने ग्रामीण हाट या ग्रामीण बाजार लगाने की घोषणा की है? 2, एक अलवर में, एक पुष्कर में। तो देखो, जब इनका आयोजन होगा उस समय बिल्कुल लेटेस्ट सवाल हो जाते हैं एग्जाम के समय। बजट में अभी घोषणा की गई है, ये सारी एक्टिविटी अगले इस वित्तीय सेशन के दौरान होनी है। तो जब इनका आयोजन हो जाए तो ये और भी इंपॉर्टेंट, जिस दिन अखबार में आपको मिल जाए, इन सारी चीजों को आप देखते रहेंगे। फिर देखिए, सड़क और नागरिक सुविधा में क्या है? देखो, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित 3D सिटी। ये देखो, आप ध्यान रखेंगे 3D सिटी। तो देखो, कितने शहरों को 3D सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है इस बजट में? ध्यान रखना, इस बजट में टोटल 4 शहरों को 3D सिटी बनाया जाएगा। पहला सवाल, संख्या पूछी जा सकती है, बजट 2023-24 के अनुसार 3D सिटी बनाने के लिए कितने शहर प्रस्तावित हैं? तो 4 शहर प्रस्तावित हैं। देखो, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। पहला सवाल संख्या पूछ सकते हैं। फिर 3 इनमें से दे दिया और चौथा उपयुक्त सभी दे दिया, और ये पूछ लिया कौन सा 3D सिटी के लिए, तो उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। या फिर 3 इनमें से दे दिया और चौथा मान लो जयपुर दे दिया। तो देखो, आप ध्यान रखें, संभावना जयपुर की है। निम्न में से किस शहर को 3D सिटी बनाने का? तो जयपुर इस बजट में 3D सिटी बनाने के लिए प्रस्तावित नहीं है। कौन नहीं है? जयपुर। देखो, मोस्ट कॉमन उत्तर बन सकता है जयपुर का, बन सकता है बीकानेर का, बन सकता है। जयपुर, बीकानेर ऑप्शन में हो सकते हैं। तो जयपुर और बीकानेर नहीं है। 3D सिटी के लिए प्रस्तावित एक जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है और अजमेर है। देखिए, ऐसे सवाल में जो गलत ऑप्शन हो सकता है, तो जयपुर और बीकानेर ऑप्शन इसमें हो सकता है, या इनके अलावा कोई और होगा तो आप पकड़ लोगे। लेकिन यहाँ अगर जयपुर, बीकानेर और भरतपुर ध्यान में रख लेना, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर ये तीनों ही संभाग मुख्यालय हैं, फिर भी क्या नहीं है? ये 3D सिटी के लिए नहीं है। जबकि ये ऊपर वाले 4 संभाग मुख्यालय हैं, तो 7 में से 4 संभाग मुख्यालय के शहरों को 3D सिटी के लिए प्रोजेक्ट किया है। तो GIS आधारित, ठीक है। तो GPS सिस्टम से जोड़कर इनको क्या बनाया जाएगा? 3D सिटी बनाया जाएगा। किस किस को? जोधपुर, उदयपुर और कोटा को। ध्यान रहे, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर नहीं है। इनमें से कोई सा ऑप्शन हो सकता है। तो सवाल की जो संभावना है कि निम्न में से कौन सा शहर जो 3D सिटी में शामिल नहीं है? तो देखो, ये 4 पढ़ने हैं, और चौथा ऑप्शन भरतपुर हो सकता है, जयपुर हो सकता है, बीकानेर हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, ये अमृत 2.0 योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, अमृत 2.0 योजना का संबंध किससे है? ये देखो, 183 नगरीय निकाय हैं। नगरीय निकाय का मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। कैसे हैं? शहरी निकाय हैं। कितने? 183। इनको खाली पेयजल, ये ध्यान रखना। देखो, अमृत 2.0 योजना का संबंध पेयजल से है। अमृत 2.0 योजना का संबंध किससे है? पेयजल से है। और किससे है? शहरी या कस्बों से। ये लागत आपको नहीं देखनी है। अमृत 2.0 योजना का संबंध खाली पेयजल से है। कई बार जल दे देते हैं, सिंचाई जल के साथ पेयजल को लिख देते हैं, खाली पेयजल लिख देते हैं। तो अमृत का मतलब पीने से संबंधित ही है। अमृत 2.0 योजना का संबंध किससे है? पीने से संबंधित है। और पीने की भी बड़ी समस्या शहरों की, तो अमृत 2.0 योजना का संबंध शहरी क्षेत्रों में
पेयजल से है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए, उदयपुर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, ये देखो देवास थर्ड और देवास फोर्थ, देखो देवास थर्ड और देवास फोर्थ जो योजनाएं हैं, इनका संबंध किससे है? पेयजल से है। तो देखो देवास योजना जो है पेयजल से संबंधित है, और इससे कौन से तीसरे और चौथे चरण, इससे कहां, तो देवास योजना से पेयजल की आपूर्ति कहां की जा रही है? की जाएगी उदयपुर में। तो देवास थर्ड और देवास फोर्थ योजना के जरिए उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। तो देवास थर्ड और देवास फोर्थ का संबंध उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करने से है, जो अभी इन फ्यूचर बनेगी ये परियोजना। अभी इसकी घोषणा की गई है, राशि वगैरह आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए आप इसमें अगला सवाल जो आपसे पूछ सकते हैं, एनर्जी के सेक्टर में आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो देखो बाड़मेर में 1100, मतलब टोटल कितना हो गया? 1100, 1100 का मतलब हो गया टोटल 1100 मेगावाट। कितने? 1100 मेगावाट। कहां? बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो देखो लिग्नाइट कोयले की किस्म है, हालांकि अब कोयले से बिजली उत्पादन के जो तौर तरीके हैं उन पर हम बहुत कम जोर दे रहे हैं। देखो कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट्स जो है उन पर अभी हम बहुत कम जोर दे रहे हैं। फिर भी इस बजट में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि 1100 मेगावाट बिजली का पावर प्लांट किससे? लिग्नाइट से। तो देखो इस बजट में कौन से जिले में लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट घोषित किया गया है? बाड़मेर के लिए पावर प्लांट घोषित किया है, ध्यान से देखेंगे आप। और कितने मेगावाट का? 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु, ये देखो बडला बीकानेर बल्क पावर कॉरिडोर। बडला कहां पड़ता है? जोधपुर में है। ये बडला कहां पड़ता है? जोधपुर में, ध्यान रखना, बडला जोधपुर में। और जोधपुर से बीकानेर तक बल्क पावर कॉरिडोर बनेगा। किससे? ये सोलर एनर्जी का है। तो देखो ये बडला बीकानेर बल्क पावर कॉरपोरेशन बनेगा, अभी इस बजट के तहत बनाएंगे। और अक्षय ऊर्जा का मतलब है बेसिकली किससे संबंधित है? ये सोलर ऊर्जा से संबंधित है। देखो अक्षय ऊर्जा में सोलर ऊर्जा, विंड या पवन ऊर्जा, ये सब किस में आती है? अक्षय से संबंधित है। तो देखो ये इसमें बजट में घोषणा की गई, बडला बीकानेर बल्क पावर कॉरपोरेशन का संबंध किससे? अक्षय ऊर्जा से है, जिसमें सोलर और विंड पावर जो है, या बिजली सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाएगी या विंड ऊर्जा से बिजली बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो वन और पर्यावरण के क्षेत्र में देखिए, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीन एंड रिवेल्विंग मिशन, देखो यहां देखिए राजस्थान, अब देखो ये प्रश्न की भाषा हो सकती है, राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना। देखो वन एवं पर्यावरण की हेडिंग यहाँ से शुरू हो गई है। तो देखो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए इस बजट में कौन से मिशन की घोषणा की गई है? सवाल की भाषा देखो, या तो ये हो सकता है कि राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए इस बजट में कौन से मिशन की घोषणा की गई है, तो उत्तर आएगा राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन। या फिर राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना। ठीक है। फिर अगला देखो, प्रत्येक जिले में क्या बनाई जाएगी? लव कुश वाटिका। ये पर्यावरण सुधार के लिए ही है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंध है किसका? लव कुश वाटिका का। कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान के प्रत्येक जिले में ये बनाया जाएगा। फिर देखो ये देखो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है वो कहाँ के लिए? इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत, और रिसोर्स हो गया स्रोत। देखना ये हो गया एकीकृत, कई बार हिंदी में लिख देते हैं एकीकृत स्रोत, और रिकवरी का मतलब है बहाली, और पार्क का उद्यान। तो देखो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ में बनेगा, जो कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ बनेगा? जमुआ रामगढ़ में। देखो बजट की सारी चीजें इस बजट में लागू होनी है, तो ये प्रस्तावित अभी बना नहीं है। फिर देखो पर्यटन कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इस बजट में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो पर्यटन कला एवं संस्कृति के मामले में
देखो पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1500 करोड़। तो पर्यटन विकास कोष की राशि में 500 करोड़ का इजाफा कर दिया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ इसकी राशि कर दी गई है। फिर देखिए आप इसमें माउंट आबू सिरोही, देखो माउंट आबू कहाँ का है, सिरोही का है एक, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर सहित 5 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स। तो यहाँ केवल संख्या कितने स्थानों पर गोल्फ कोर्स है, 5 स्थानों पर गोल्फ कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस सवाल में आप इतना ध्यान में रखेंगे। फिर देखो जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कला समागम का आयोजन किया जाएगा। तो देखो इस बजट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कला समागम कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो देखो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कला समागम का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कला समागम कहाँ आयोजित होगा, जयपुर में आयोजित होगा। फिर देखो 100 करोड़ रुपए की राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष व मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। तो देखो यहाँ ध्यान रखना है, ये मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना और लोक कलाकार कल्याण कोष, ये दोनों स्थापित किए जाएंगे। किसके लिए, कलाकारों को मदद देने के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो एक बार रीड आउट करके। फिर कानून व्यवस्था के क्षेत्र में क्या होगा। तो देखो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत या वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र, ये बड़ी बात है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बजट में ये घोषणा की है कि प्रत्येक गांव में और प्रत्येक शहर में, ठीक है, पंचायत या वार्ड स्तर पर कोशिश, प्रत्येक पंचायत या वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र बनाए जाएंगे। तो देखो संविधान केंद्र पार्लियामेंट से लेकर ग्राम पंचायत तक बनेंगे। तो देखो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, इन सब में संविधान केंद्र बनाए जाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो यहाँ देखो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसा किया जाएगा। तो महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र पंचायत और वार्ड स्तर पर स्थापित करने की घोषणा इस बजट में की गई है। फिर देखिए प्रत्येक जिले में वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये ध्यान रखना, प्रत्येक जिले में वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर। वनरेबल का मतलब है जो लोग हाशिए पर जीवन जी रहे हैं। वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना जिला स्तर पर की जाएगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रहे तो छोड़ सकते हो इसको भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं। पहली बात तो किसका, स्वतः, SWATAH, स्वतः। देखिए पूरा नाम पूछ सकते हैं, रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम। देखो रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां देखिए पहली बात तो ये इससे जुड़ा हुआ है, गुड गवर्नेंस से है। इसका संबंध किससे है, सुशासन से है। किससे है, सुशासन से। किससे, स्वतः से। तो स्वतः का संबंध सुशासन, गुड गवर्नेंस से संबंधित है। तो देखो लागू, इसका संबंध किससे है, सुशासन से। ये बात पूछ सकते हैं। तो देखो स्वतः जो सिस्टम का मतलब क्या है, प्रणाली है ये। तो देखो रियल टाइम ऑटो सर्विस। देखो रियल टाइम मतलब वास्तविक समय में, ऑटो सर्विस का मतलब स्वतः जो है वो सेवा मिलने चाहिए। जो सरकार जितनी सेवाएं दे रही है, ध्यान से सुनना, सरकार जितनी सेवाएं दे रही है वो वास्तविक टाइम पर स्वतः लोगों को मिलनी चाहिए। इसके लिए कौन सा सिस्टम सरकार डेवलप करेगी, स्वतः, मीन्स रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, जिसका शॉर्ट में नाम क्या है, स्वतः। इसका संबंध किससे, गुड गवर्नेंस। अगर सरकारी सेवाएं ऐसे मिल रही हैं तो ये सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। तो स्वतः का संबंध किससे है, सुशासन से। ध्यान रखना, स्वतः का संबंध किससे है, सुशासन से। रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, स्वतः का संबंध सुशासन या गुड गवर्नेंस से है। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। स्वतः बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार रिपीट करेंगे, आप गोला कर लेना, ठीक है। फिर देखिए जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस। तो देखो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया। E-गवर्नेंस का मतलब है कि सरकारी सेवाएं जो है वो अपने को ऑनलाइन मिल रही है। तो इस संबंध में देखो राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी, जयपुर में। ध्यान देना,
देखो राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। देखो क्या है ये आपको ध्यान में रखनी है, तो ये स्थान ही आपको ध्यान में रखना है। ये सेंटर जो है राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे से समझते दो। कार्मिकों को पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक सेवा की अवधि घटाकर 25 वर्ष की। तो देखो अब कोई भी राजस्थान सरकार का कर्मचारी है और 25 साल सरकार को सेवाएं दे देता है तो उसे पूरी पेंशन दी जाएगी। इससे पहले यदि अपन रिटायरमेंट की आयु से पहले अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते थे तो पेंशन में कुछ कटौती की जाती थी, लेकिन अब यदि कोई आदमी सरकार को 25 साल सेवाएं देने के बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसको पूरी पेंशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? पूर्ण पेंशन दी जाएगी। अगर उसने सरकार के अधीन 25 साल अपनी सेवाएं दे दी हैं तो 25 साल की सर्विस में पूर्ण पेंशन आ जाएगी। फिर देखो राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन RLSDC। देखो राजस्थान, ये पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं, पूरा नाम RLSDC राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। ये निगम है, इस निगम की स्थापना की जाएगी। इस निगम की स्थापना की जाएगी। देखो RLSDC जो है अभी अपने को RKCL वगैरह का डिप्लोमा करवा रही है सरकार, लेकिन इसके ऊपर कोई निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है, तो इस कॉरपोरेशन की स्थापना राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के नाम से की जाएगी। फिर देखिए नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय भत्तों में 15% की बढ़ोतरी। तो देखो पंच, सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति वार्ड मेंबर, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद वार्ड मेंबर, इन सब के वेतन भत्तों में कितने % बढ़ोतरी का अनाउंस किया गया है? 15% बढ़ोतरी का अनाउंस किया गया है इस बजट में। कितने %? 15% बढ़ोतरी का अनाउंस किया गया है। देखो ये अभी अपन देखेंगे कि वर्तमान में जैसे आपके सिलेबस में नगरीय निकाय, तो नगरीय निकायों के जैसे अपन ने अध्यक्ष, सभापति, महापौर, वार्ड मेंबर, इनके वेतन वगैरह आपको देखने हैं, तो वेतन वगैरह में इस बजट में कितने % बढ़ोतरी कर दी है? 15% बढ़ोतरी कर दी है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए कृषि के संबंध में क्या कहा गया इसमें, तो देखो मुख्यमंत्री कृषक सारथी योजना में युवाओं के लिए 12वें मिशन की शुरुआत। तो देखो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में 12वें मिशन का संबंध किससे है? युवाओं से। युवाओं को कृषि की ओर प्रमोट करने से इसका संबंध है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर देखो अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? अंजीर सिरोही, बस इतना ही ध्यान में रखना है। अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनेगा? सिरोही में। अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनेगा? सिरोही में। तो अंजीर एक्सीलेंस सेंटर सिरोही में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए आप इसमें, फिर दूसरा है एपीकल्चर, किसको कहते हैं? मधुमक्खी को कहते हैं। ये देखो मधुमक्खी पालन को अपन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो मधुमक्खी का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनेगा? मधुमक्खी का एक्सीलेंस सेंटर टोंक में बनेगा। देखो मधुमक्खी एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनेगा? टोंक में। केवल टोंक में मधुमक्खी लिख लो। अंजीर के आगे क्या लिखोगे? सिरोही। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, एक्सीलेंस सेंटर को इसी लिख दो आप। तो देखो आपको ये लिखना है अंजीर इसी सिरोही में, फिर इसमें मधुमक्खी इसी टोंक में, ऐसे याद रखना पड़ेगा ये। फिर देखो जोबनेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। जोबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय। तो वेटनरी यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो वेटनरी विश्वविद्यालय, पशुपालन विश्वविद्यालय जोबनेर में बनेगा। ध्यान रखना, वेटनरी यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? जोबनेर में बनेगी। फिर देखो उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी का मतलब हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप, इसको छोड़ देना। दुर्गापुरा जयपुर है लेकिन छोड़ देना आप इसमें। फिर देखो ये है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, किसके लिए है? दुधारू पशुओं के लिए शुरू होगी। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना दुधारू पशुओं के लिए शुरू होगी। फिर पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा पशुओं का। निःशुल्क पशुधन निःशुल्क, आरोग्य का मतलब रोग ठीक करना, आरोग्य का मतलब क्या होता है? औषधालय होता है। तो पशुओं को निःशुल्क टीकाकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। और लास्ट देखो सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के लिए बस्सी,
तो देखो सेक्स सॉर्टेड सीमन, वीर्य का जो केंद्र है ये बस्सी, कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में ये लैब स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है मोटे तौर पर। तो ये कुछ खास चीज़ें जो बजट की थी, अब ध्यान रखना ये सारी प्रस्तावित हैं अगले सेशन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।